हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अप्रैल 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की नवमी तिथि को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन वैशाख मास की शुक्ल नवमी पर प्रकट हुई थी माँ देवी सीता। यही वजह है कि आज की नवमी तिथि को सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर अक्सर भक्त माँ सीता और भगवान प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, पहली खबर, उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की रिजल्ट आज 25 अप्रैल को जारी हो जाएंगे। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना 2027 की शुरुआत भी आज से शुरू होने जा रही है। आज से फील्ड वर्क शुरू होगा। जनगणना कर्मी घर घर आएंगे और आपके परिवार फैमिली मेंबर्स की जानकारियां लेंगे। वहीं युवाओं के लिए रोजगार पर बड़ा अपडेट आ रहा है। रोजगार मेले में 500 पदों पर भर्ती होगी। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सेवा योजन विभाग की ओर से ये रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 56 दिन हो चुके हैं। हॉर्मुज रूट के पास अभी भी सैन्य जमावड़ा है। गाजा और लेबनान में हमले जारी हैं। युद्ध के माहौल के बीच ईरान ने रूस को बड़ा तोहफा दिया। हॉर्मुज रूट से गुजरने वाले रूसी जहाजों पर कोई फीस, टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये भी ईरान ने घोषणा की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब एक और नई चेतावनी देते हुए कहा कि समय के साथ साथ हॉर्मुज पर नाकाबंदी और भी ज्यादा होगी। ट्रंप बोले कि युद्ध खत्म करने के लिए बेचैन है ईरान के लिए अब समय समाप्त हो रहा है। ट्रंप ने ये नई चेतावनी दी। और इस बीच महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि भले ही सीज फायर की वजह से युद्ध थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन महंगाई नहीं रुक रही है। कई कंपनियों ने बढ़ाए अपने तेल, साबुन से लेकर एसी तक के दाम, और इस बढ़ती लागत के बोझ से कीमतें और बढ़ने की आशंका है। ईरान अमेरिका संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत में एफएमसीजी कंपनियों की लागत भी बढ़ गई है। यही वजह है कि एसी, साबुन, अन्य रोजमर्रा के सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। आगे भी और बढ़ने की संभावना है। कंपनियों का कहना है कि इनपुट लागत 20 से 60% तक बढ़ चुकी है। तो आने वाले समय में हमारे देश में महंगाई और बढ़ सकती है, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, महंगाई पर एक और बड़ी खबर कि पेट्रोल डीजल तो कुछ भी नहीं, बल्कि खाने के लिए समोसे और नहाने के लिए साबुन तक, ये चीजें और महंगी हो सकती हैं। भारत पर एक नई मुसीबत आ रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान युद्ध की वजह से भारत में तेल का एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और ये तेल कोई पेट्रोल डीजल वाला तेल नहीं है, बल्कि ये तेल है पाम ऑयल। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। लगभग हर साल भारत में 95 लाख टन पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसका कुछ ही प्रतिशत भारत में उत्पादित होता है, सिर्फ 4 टन से भी कम। यानी 90 टन से भी ज्यादा पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। और ज्यादातर पाम ऑयल इंपोर्ट इंडोनेशिया और मलेशिया से होता है। तो अगर युद्ध के हालातों की वजह से और क्राइसिस बढ़ा तो पाम ऑयल की शॉर्टेज आ सकती है। पाम ऑयल और महंगा हो सकता है और इस वजह से रोजमर्रा की कई सारी चीजें महंगी हो सकती हैं। जैसे जिन भी चीजों में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, साबुन, शैम्पू से लेकर कचौरी, समोसे तक की चीजें महंगी हो सकती हैं। ये रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि आपके घर की 70% चीजों में छुपा हुआ है पाम ऑयल। ये देखिए डेटा अलर्ट, पाम ऑयल पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक है और इसका असर दिख सकता है युद्ध अगर और लंबा खींचा तो। वहीं देखिए, अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। भारतीय सोलर उत्पादों पर भी 123% डंपिंग शुल्क लगा दिया है। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग और हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिका से ये भारत के लिए एक और बुरी खबर आई है। अमेरिकी प्रशासन ने अब एक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए भारत से आयात होने वाले सोलर उत्पादों पर भारी भरकम 123% तक एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। और ये फैसला भारतीय सौर ऊर्जा निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका होगा। भारत के सोलर एक्सपोर्ट पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए अब सिर्फ 7 दिन की ही मोहलत है। दरअसल बात कुछ यूं है कि 1 मई से पहले अमेरिकी संसद की मंजूरी लेना जरूरी होगा इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अमेरिका के संविधान कानून के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना अधिकतम 60 दिन तक किसी देश के साथ युद्ध लड़ सकता है। उसके बाद उसको संसद में प्रस्ताव पास करवाना जरूरी होता है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ये जंग को जारी रखने के लिए सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं। 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि अमेरिका की संसद जो 100 सदस्यों वाली है, उस सीनेट में ट्रंप के खुद के 53 सांसद हैं, तो बहुमत उन्हें मिल सकता है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के ही तकरीबन 10 सांसद इस ईरान युद्ध के विरोध में हैं, तो उन्हें फिर इस प्रस्ताव पर बहुमत मिलने में समस्या आ सकती है। अमेरिका की जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी है, कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके पास 47 मेंबर हैं। तो हो सकता है कि 1 मई के बाद ये युद्ध ट्रंप को ऑटोमेटिकली बंद करना पड़े। हालांकि सीज फायर शांति वार्तालाप पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात ईरानी विदेश मंत्री भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद के दौरे पर रवाना हुए, जो पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अरागची इनका नाम है। हालांकि इस बार अमेरिका का कहना है कि वो इस बातचीत में शामिल नहीं होगा, जबकि इससे पहले अमेरिका ने जब पाकिस्तान के साथ बातचीत की थी मध्यस्थता के लिए, तब ईरान शामिल नहीं हुआ था। अब इस बार अमेरिका का कहना है कि वो शामिल नहीं होगा। वहीं देखिए युद्ध के हालातों पर रिपोर्ट, ईरान जंग में खर्च हुई चीन के लिए रिजर्व मिसाइलें भी, और अमेरिका का भी मिसाइल स्टॉक लगभग खत्म होने के करीब पहुंचा। हर दिन 90 अरब रुपए से भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं इस युद्ध में। वहीं खबर है कि ईरान के जो नए
सुप्रीम लीडर बने मोजतबा खामेनेई, उनका भी चेहरा होठ जल गया युद्ध के हमलों में। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी कराने की जरूरत है, उनका एक पैर काटने की भी नौबत आएगी, नकली पेड़ लगाया जाएगा। अभी ईरान को सेना के जनरल चला रहे हैं क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई बुरी तरह से घायल हैं। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी नौसेना प्रमुख फेलन को अपने पद से हटा दिया। अमेरिका अपने रक्षा मंत्रालय में तेजी से बदलाव कर रहा है। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिका ने जो भारत के लिए नरक कहने वाला बयान दिया था, तो इस पर भी ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि कभी भारत आकर देखो फिर बोलना। ट्रंप की इस टिप्पणी पर ईरान ने तंज कसा। तो ये दोस्तों जंग के हालात चल रहे हैं। बाकी देखते हैं आज दिन में इस पर और क्या नए अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रद्द कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन नहीं कर पाएगा। हालांकि पेटीएम का यूपीआई ऐप चलता रहेगा लेकिन वॉलेट बंद रहेगा। ये देख सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से इस बारे में प्रेस नोट भी जारी किया गया, दैट आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने पेटीएम का ये लाइसेंस रद्द करने के पीछे 4 बड़ी वजह बताई। एक तो पेटीएम के उल्टे सीधे नियमों की वजह से ग्राहकों को नुकसान हो रहा है, मैनेजमेंट की लापरवाही भी देखने को मिली और आरबीआई का कहना कि इस बैंक को जारी रखने का कोई फायदा नहीं है और पेटीएम ने कई नियम और शर्तें भी तोड़ी हैं। यही वजह की लाइसेंस रद्द किया गया और ये लाइसेंस रद्द होने के बाद पेटीएम के शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, देख सकते हैं आप डेटा भी। चलिए अगली खबर देखिए, चुनाव आयोग के इस फरमान पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अन्य राज्यों में भी इस तरह के आदेश जारी किए तो हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि हाल ही में आपको पता होगा बंगाल चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने मोटर बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह पर प्रतिबंध लगाया था, तो इस प्रतिबंध को तुगलकी फरमान बताया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह फैसला नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। इस फैसले के आधार पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब तलब किया। वहीं देश की राजनीति में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब बिखरती नजर आ रही है। बात कुछ यूं है कि आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट दिखी। राघव चड्ढा ने अब बदल दिया पाला। भाजपा अध्यक्ष ने 3 आम आदमी पार्टी सांसदों को मिठाई खिलाई जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीती शाम देर रात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भाजपा में शामिल हुए। ये देख सकते हैं पार्टी में शामिल होने की उनकी तस्वीरें भी मिठाई खिलाते हुए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 में से 7 सांसद उनके साथ हैं जो कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। अशोक मित्तल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, जबकि अभी 10 दिन पहले उनके यहाँ ईडी की छापेमारी भी हुई थी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के अभी कुल 10 सांसद हैं और इन 10 सांसदों में से 7 सांसदों के अलग होने का दावा किया राघव चड्ढा ने, जिसमें स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता समेत ये सभी सांसद शामिल हैं जो कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। ये कहना है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा बोले कि आई एम द राइट मैन बट आई एम इन द रॉन्ग पार्टी। जो आम आदमी पार्टी में थे वो, इस पर उन्होंने ये तंज भी कसा। हालांकि ना सिर्फ राघव चड्ढा बल्कि दोस्तों इससे पहले भी 35 नेता आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नेता 20 पंजाब के थे। इसमें कई सांसद और एमएलए भी थे। तो अभी राघव चड्ढा की ये पार्टी बदलने पर आम आदमी पार्टी की ये प्रतिक्रिया भी सामने आई। संजय सिंह ने कहा कि राघव बागी हैं। केजरीवाल की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। संजय बोले कि पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इस बड़े राजनीतिक उलटफेर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि बीजेपी में गए सांसदों ने पंजाबियों से गद्दारी की। भाजपा हमारी सरकार के कामों से डरी। बोले कि हिम्मत है तो मेरे घर पर छापा मारो। तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की जाड़ू अब टूटती नजर आ रही है। मानो आम आदमी पार्टी के जाड़ू के तिनके अब बिखर रहे हैं। अब जाड़ू बंधी हुई नहीं रही। सफाई की सौगंध लेकर शुरू हुई ये सियासत अपनों के ही भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी आम आदमी पार्टी बिखरती गई है। केजरीवाल के राजनीतिक सफर में ये बड़ी दरार देखने को मिली इस बार। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस मुद्दे पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, पति पत्नी के तलाक मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए भी कम से कम 1 साल तक पति पत्नी का अलग रहना जरूरी है। दरअसल एक पति पत्नी के केस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से तलाक के लिए भी पति पत्नी को तलाक की तभी इजाजत मिल सकती है जब वो कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा समय तक अलग रह रहे हो। और खबर देखिए, नेपाली महिलाओं की भारतीय नागरिकता पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कहा कि 7 साल की शादी के बाद ही नेपाली महिलाओं को भारत की नागरिकता सिटीजनशिप मिल सकती है। नेपाल मूल की उन महिलाओं को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है जिनकी शादी भारतीय नागरिक से 7 साल या उससे ज्यादा समय से पहले हुई है। तो इस तरह की इच्छुक महिलाएं गृह मंत्रालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट दस्तावेज चाहिए होंगे, इसको लेकर भी सरकार ने जानकारी शेयर की। वहीं खबर है, भारतीय रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना 2026 निकाली गई है सरकार द्वारा, जिसमें 10,000 रुपए तक का इनाम आप जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी रेल यात्रा का अनुभव साझा करना है रेलवे के साथ और आप इनाम पा सकते हैं।
भारतीय रेल दे रही है आपके सफर के किस्सों को एक नया मंच। आप अपनी रेल यात्रा के अनुभवों को हिंदी में लिखें और उन्हें रेलवे को भेजें। इसमें प्रथम पुरस्कार 10,000, द्वितीय 8,000, तीसरा 6,000 और 5 पुरस्कार 4-4 हजार के प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस लेख में और क्या कुछ जानकारियां लिखनी है, कितना क्या कुछ होना चाहिए, इस बारे में डिटेल जानकारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंडियन रेलवे के पोर्टल पर, और भी जानकारी चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में एआई इंजीनियरिंग भर्तियां 59% तक बढ़ी हैं। छोटे शहरों में मांग ने रफ्तार पकड़ी है। वहीं भारत न्यूजीलैंड एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 27 अप्रैल को होंगे हस्ताक्षर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक समझौते में क्या खास बातें होंगी, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। दोनों देश कई सारे उत्पादों पर अब टैरिफ नहीं लेंगे। इससे दोनों देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। और एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में कैश और डिजिटल भुगतान दोनों जरूरी हैं। एसबीआई रिपोर्ट में दावा किया गया कि संकट के दौर में बढ़ा नकदी रखने का रुझान, लेकिन सामान्य दिनों में डिजिटल भुगतान ज्यादा सुविधाजनक रहता है। वहीं केंद्र सरकार खनन क्षेत्र में भी सुधार करने की तैयारी कर रही है। जल्द नीलामी करने वाले राज्यों को तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार उन्हें इनाम भी देगी। हमारे देश के माइनिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए और नीलामी तेज करने के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। ये योजना 2026-27 के लिए लागू होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। जो राज्य जल्दी राष्ट्रीय पोर्टल से जुड़ेंगे और माइनिंग के काम को बढ़ावा देंगे, उन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की ओर से 5,000 करोड़ का फंड अलग से दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि के तौर पर। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए। सोना 420 रुपए महंगा होकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 3229 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने बैंकों को एआई माइथोस से सतर्क रहने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को इमरजेंसी वार्निंग दी और कहा कि जिन्होंने भी जमा किया है पैसा, उनके लिए भी अलर्ट है। हाल ही में आपको पता होगा एंथ्रोपिक क्लाउड ने एक नया एआई मॉडल बनाया माइथोस, और ये एआई मॉडल इतना पावरफुल है कि ये बैंकों की वेबसाइट को हैक कर सकता है, जिससे साइबर सिक्योरिटी का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स की तरफ से भी चेतावनी दी गई। बीते दिन रिजर्व बैंक ने भी देश के बैंकों को अलर्ट किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बैंकों के साथ अहम बैठक की और एआई से जुड़े खतरों पर सतर्क रहने का निर्देश दिया और उचित कदम उठाने के भी आदेश दिए। इस उच्च स्तरीय बैठक में एआई से जुड़े नए साइबर खतरों को देखते हुए बैंकों को अपनी आईटी प्रणाली मजबूत करने, ग्राहकों के डेटा और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं वित्त मंत्री ने, क्योंकि भविष्य में इस तरह के और स्ट्रॉन्ग एआई पावरफुल मॉडल आएंगे जिनसे कि बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा और बढ़ेगा। तो हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अभी से तैयारियां करनी होगी, ये कहना वित्त मंत्री का। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई। यूपी की योगी सरकार ने जारी किया 250 करोड़ रुपए का फंड। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये जो 250 करोड़ का फंड जारी किया, तो इससे शिक्षा मित्रों को अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। हर महीने 18,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। अभी पिछले महीने मार्च में आपको पता होगा जो 10,000 सैलरी थी शिक्षा मित्रों की, उसे बढ़ाकर 18,000 कर दिया है। तो अब इसका बजट भी जारी हो चुका, तो इसी महीने से ये बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। अच्छा, वैसे यूपी में आज से ही होमगार्ड भर्ती परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। 3 दिन में तकरीबन 25 लाख युवा एग्जाम देंगे और इस बार परीक्षा में नकल रोकने के लिए बायोमेट्रिक और ई-केवाईसी भी अनिवार्य होगी। होमगार्ड भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार ने ये नया मास्टर प्लान भी बनाया है। इतना ही नहीं, होमगार्ड भर्ती से पहले सीएम योगी ने यह भी आदेश दिया, कहा कि भर्ती को लेकर पेपर सोल्वर गैंग और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 25 से 27 अप्रैल तक चलेंगे ये एग्जाम। चलिए खबर देखिए। निवेश पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि लग्जरी निवेश स्थिर है, लेकिन दुर्लभ और पुरानी चीजों में निवेश 13% तक बढ़ा है। यानी अब आजकल नए निवेशक सिर्फ उन्हीं संपत्तियों में पैसा लगा रहे हैं जिनकी ऐतिहासिक अहमियत है। और भारतीय व्यंजनों पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय बटर चिकन दुनिया के टॉप 6 चिकन व्यंजनों में शामिल है। भारतीय कुजिन दुनिया का 13वां सबसे बेस्ट खाने वाला कुजिन है और भारत की बटर गार्लिक नान जो है वो दुनिया की नंबर 1 ब्रेड है। भारत के व्यंजन को लेकर ये ग्लोबल फूड प्लेटफॉर्म की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए खबर देखिए। एक 7 महीने की प्रेग्नेंट नाबालिग लड़की को सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन यानी गर्भपात की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महिला की इच्छा का सवाल है, उसे डिलीवरी के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। दरअसल एक 15 साल की लड़की के साथ घिनौना काम हुआ और अभी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए गर्भपात की इजाजत दे दी है। ये देख सकते हैं पूरे केस की डिटेल भी आप। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है।
गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि अगला मुख्यमंत्री यही जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। पीएम मोदी ने बंगाल में हुगली नदी में नाव की सवारी भी की, नाव चलाने वाले को गले लगाया, 1000 रुपए दिए। अभी 5 दिन पहले बंगाल में जाल मुड़ी भी खाई थी पीएम ने, आपको पता होगा। और वहीं देखिए भाजपा नेता आरएसएस लीडर राम माधव बोले कि भारत ने अमेरिका के लिए क्या नहीं किया, टेरिफ झेला, रूस ईरान से तेल खरीदना बंद किया, बाद में माफी मांगी। तो अपने इन बयानों पर फिर बाद में वो बोले कि गलत फैक्ट्स दिए। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, असम राज्य के वैज्ञानिक अतनु नाथ ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किए गए। इस इनाम को साइंस का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। मेनी कांग्रेट्स युवा वैज्ञानिक को भारत का नाम रोशन करने के लिए। और खबर देखिए तेलंगाना राज्य की यह घटना, एक बस ड्राइवर ने खुद को आग लगा ली। यहाँ तेलंगाना में आरटीसी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार में विलय की मांग पर 3 दिनों से हड़ताल पर है रोडवेज बसों के कर्मचारी। वहीं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए भी राज्यसभा में नोटिस जारी हुआ और इस पर 73 सांसदों के दस्तखत भी हैं। पिछले महीने मार्च में दोनों सदनों से यह प्रस्ताव खारिज हो चुका है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को हटाने के लिए एक बार फिर से यह कार्रवाई की जा रही है। और खबर है लॉरेंस ऑफ पंजाब, इस वेब सीरीज पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। इनके परिवार वालों ने कहा था कि झूठा कंटेंट दिखा रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, अदालती कार्रवाई प्रभावित हो सकती है इससे। गैंगस्टर लॉरेंस के जीवन और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर आधारित ये वेब सीरीज है, जिस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। अब ये रिलीज नहीं हो पाएगी फिलहाल। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ का ये एक वीडियो सामने आ रहा। 1 घंटे तक स्टेच्यू बनकर बैठा रहा युवक, जिसके हाथ में बीड़ी थी लेकिन वो पी नहीं पाया। हाल ही में कुछ दिनों के दौरान पंजाब चंडीगढ़ से इस तरह के 6 वीडियो सामने आ चुके हैं और इन वीडियो को देख करके ज़ॉम्बी ड्रग का शक गहराता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी एक युवक का वीडियो सामने आया और इससे पहले का ये वीडियो आपने देखा होगा। चंडीगढ़ में 2.5 घंटे तक स्टेच्यू बनकर खड़ा रहा एक ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय। यूजर्स ने ज़ॉम्बी ड्रग की चिंता जताई, इस मुद्दे पर भी बहस छिड़ गई। दरअसल ये ज़ॉम्बी ड्रग है क्या? ये एक तरह का नशा करने का ही पदार्थ होता है। इससे नशा करने पर आदमी फ्रीज हो जाता है, ज़ॉम्बी की तरह बन जाता है, वो हिल डुल नहीं पाता, कुछ नहीं करता है। देखिए किस किस तरह के नशे भारत के युवाओं को खत्म कर रहे हैं। सरकारों को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश की युवा पीढ़ी को बचाया जा सके, राइट। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए पूरे उत्तर भारत में सूर्यदेव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में तो हीट वेव का अलर्ट है और भीषण गर्मी के बीच कुछ राज्यों में तो सरकारों ने, प्रशासन ने बड़े फैसले भी लिए। जैसे देखिए यूपी आगरा में कामगारों मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, कई शहरों में 12 से 4 बजे तक दोपहर के समय काम भी बंद रहेगा। आगरा मंडल प्रशासन की तरफ से ये मजदूर श्रमिकों को हीट स्ट्रोक, तेज गर्मी से बचाने के लिए नया आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री के पार चल रहा है। उड़ीसा राज्य के 4 जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए। केरल में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। 8 जिलों में स्कूलों का टाइम बदला गया। सीकर में रात भर में 5 डिग्री तक चढ़ा तापमान। राजस्थान में श्रीगंगानगर अभी सबसे गर्म जिला चल रहा है, लेकिन आज 25 अप्रैल से ही राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है, जिसके चलते राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और राजस्थान की गर्म हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में भी तपिश बढ़ी है, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से जा रही गर्म हवाएं मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, उज्जैन समेत 11 जिलों में लू बढ़ा रही है। प्रशासन ने लू का भी अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में भी लू की चेतावनी। राजनांदगांव में तापमान 44 डिग्री तक चल रहा। 3 दिन में 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए कल 26 अप्रैल से फिर 5 दिन तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। यूपी में भी 44 डिग्री के साथ बांदा अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। वैसे तो अधिकांश यूपी के जिलों में लू का रेड अलर्ट है, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अगले 3-4 दिन तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अच्छा, बिहार के मौसम की स्थितियां देखिए आप। सारण में 43 डिग्री चल रहा तापमान। बक्सर और सासाराम में लू वार्ड भी बनाए गए। बिहार के भी 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। हालांकि 5 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत इन जिलों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा में भी 43 डिग्री पहुंचा तापमान। सरकार ने अलर्ट जारी किया। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है। 9 शहरों में वार्म नाइट जैसे हालात चल रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़ में भी गर्मी बढ़ी। 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा। हीट वेव का अलर्ट है। हालांकि यहाँ भी कल 26 अप्रैल से कुछ जिलों में आंधी बारिश के आसार रहेंगे। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 29 अप्रैल तक हिमाचल में भी कई जिलों में बारिश की चेतावनी है और उत्तराखंड के भी 2 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं झारखंड में देखिए दोस्तों आज से गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना रहेगी, क्योंकि 29 अप्रैल तक रांची समेत झारखंड के भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन आज और कल 25-26 अप्रैल को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। लेकिन अधिकांश भारत के राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य
राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए भारतीय शेयर बाजार में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 अंक गिरकर 76,664 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 275 अंक नीचे आया। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 34% तक बढ़ा है। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी अपडेट आ रहा। 2.362 अरब डॉलर बढ़कर 703.30 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। बॉलीवुड से खबर है, सलमान खान की नई फिल्म ईद 2027 पर रिलीज होगी। एक्टर ने SVC 63 के मुहूर्त की झलक शेयर की। और खबर है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाईटेक वृद्धा आश्रम शुरू किए गए, जहां बुजुर्गों के लिए रहने खाने से लेकर पेंशन तक की सुविधा भी है। 6000 से ज्यादा बुजुर्गों को सहारा मिल रहा। यूपी की योगी सरकार ने ये रिपोर्ट जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी की कृषि विकास दर भी 18% पर पहुंच चुकी है। धान और आलू उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश ने। यूपी के आगरा में शुरू होगा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भी। बीते दिन नॉर्दर्न रीजन के कृषि सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की। इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हुआ, जहां सीएम योगी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, 590 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। विकास एवं पंचायत विभाग का सुप्रीडेंट नरेश भुवानी भी बर्खास्त कर दिया गया। वहीं राजस्थान में सरकार ने ठेकेदारों को बड़ी राहत दी। निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित भुगतानों को निपटाने की कवायद शुरू हुई। नियमों के अनुसार मिलेंगे लाभ। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से ये नया दिशा निर्देश भी जारी किया। इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही, हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में एक बस पलटने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? जम्मू रामनगर बस हादसे की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी, 6 दिन में बयान दर्ज होंगे। वहीं मणिपुर में उखरुल में फिर से फायरिंग की घटना देखने को मिली। 3 लोगों की मौत हो गई। मिलिटेंट्स ने कई लोगों के घर जलाए। नागा और कुकी समुदाय में फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। 7 अप्रैल से लेकर अब तक 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मणिपुर में फिर से हिंसा का माहौल भड़क रहा है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। रूस ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की खेप भेजी। और खबर है, चीन में गोस्ट फूड स्कैम का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 67,000 फर्जी दुकानें बेनकाब हुई। कंपनियों पर लगाया गया 4400 करोड़ का जुर्माना भी। वहीं रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ क्रू 13 मिशन सितंबर के मध्य से पहले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये अपडेट है। और खबर है, अब लाखों अमेरिकी बन जाएंगे कनाडाई, यानी कनाडा के नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि कनाडा सरकार ने एक नया कानून, नया नियम लागू कर दिया, जिसके चलते वहां की नागरिकता लेने की भी होड़ मची है। ये देख सकते हैं आप इस नियम में क्या प्रावधान रखा गया है। और खबर है, भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए की निकासी मंजूर की। सार्क स्वेप समझौते के तहत मिलेगी ये राशि भारत मालदीव के बीच। ये पहल है। और वही खबर आ रही कि वेनेजुएला में घुसकर जो वहां के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने वाला एक अमेरिकी सैनिक था, वो भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां तख्तापलट पर सट्टा खेलकर इस सैनिक ने 4 करोड़ रुपए कमाए थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के ऑपरेशन पर इस सैनिक ने सट्टा लगाया था, ये आरोप है इस पर। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स रहे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। अब हरियाणा गुरुग्राम की अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। चारों जोन की लिस्ट तैयार कर रहा नगर निगम। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, टीवीएस जुपिटर बना सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर। बीते महीने मार्च में 1.25 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों ने इस पर भरोसा किया। वहीं खबर है, 27 अप्रैल को राजस्थान पहुंचेंगे नितिन नवीन। बीजेपी के नए 7 कार्यालयों का करेंगे उद्घाटन। और जंग के हालातों पर सरकार का कहना है कि समुद्री सुरक्षा से लेकर उड़ानों तक हालात सामान्य हैं। अब तक 27 से 29 से ज्यादा भारतीय नाविकों की वापसी हो चुकी है। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्रों में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने यह आधिकारिक बयान जारी किया। और खबर है, ओलंपिक कॉमनवेल्थ के बाद अब 2038 एशियन गेम्स की तैयारियां शुरू हुई। भारत ने प्रस्ताव भेजा, अहमदाबाद होगा मुख्य सेंटर। ओसीए की टीम जल्द करेगी दौरा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। अब डीए 60% के साथ ही सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। देख सकते हैं आप, हाल ही में जो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था, तो इस फैसले से और किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी फायदा होगा। और खबर है कि भारत में अवसरों की भरमार है। सिंगापुर दौरे पर बोले केंद्रीय सचिव, लॉजिस्टिक्स औद्योगिक हब बनने की राह पर है बंदरगाह। खबर है, उत्तराखंड में कचरे के पहाड़ों का अब खात्मा होगा। केंद्र सरकार ने इनसे निपटान के लिए 58 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। वहीं खबर है, अब टिकट लेकर ही मिलेगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री। भीड़ कंट्रोल करने के लिए नया नियम भी लागू हो चुका है। बिना प्लेटफॉर्म टिकट के आप रेलवे स्टेशन में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे ऐसा। और खबर है, हरियाणा में अब 500 राशन कार्डों पर होगा एक डिपो। 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ये पद। हरियाणा सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वहीं खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 10 भारतीयों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने इस बात की जानकारी दी और केंद्र सरकार से अब सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है। और एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही कि भारत में पर्यावरणीय संकट काफी गंभीर है। देश में हर साल निकल रहा है 1.5 करोड़ टन से भी ज्यादा जहरीला कचरा, जिससे भारत में बड़े स्तर पर प्रदूषण की अनदेखी की जा रही, जो कि भविष्य में एक बड़ा खतरा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के नेतृत्व में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि महिलाओं के साथ ऑनलाइन अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। रोजाना 370 केस आते हैं। टॉप नंबर पर निकली महिलाओं की प्रोफाइल। अश्लील संदेश भी इंटरनेट पर महिलाओं की परेशानी बढ़ा रहे हैं। और खबर है, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिटिश समकक्ष से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा चिंताओं पर भी मंथन हुआ। वहीं राजधानी दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों
कॉलोनियों को बड़ी राहत दी, स्वगम पोर्टल शुरू हुआ। अब बिना लेआउट प्लान भी कॉलोनियों का नियमितीकरण हो पाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ये नई सुविधा शुरू की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और खबर है हरियाणा राज्य में देखिए, पहले शिक्षक बनेंगे मास्टर ट्रेनर, फिर सुधरेगा बच्चों का मिड डे मील। खाने की गुणवत्ता बढ़ाने की पहल पर हरियाणा शिक्षा विभाग ने यह नया कदम उठाया है। और राजस्थान में आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की कुछ बड़ी घोषणाएं देखने को मिली। विचारित सूची जारी हुई, साक्षात्कार इंटरव्यू के कार्यक्रम भी घोषित किए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी आप आरपीएससी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखेगा। वैसे मध्य प्रदेश में किसानों के दूध पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा कि प्रदेश के दुग्ध संग्रहण केंद्रों पर अब स्मार्ट मशीनें लगाई जाएगी, जिससे दूध की गुणवत्ता और वजन की डिजिटल जांच होगी, ताकि किसानों को डेयरी पर दूध वगैरह देने दौरान किसी तरह की धोखाधड़ी फर्जीवाड़ी का सामना ना करना पड़े। और खबर है राजधानी दिल्ली में खुलेंगे 2 AI एक्सीलेंस सेंटर, 100 स्टार्टअप्स को मिलेगा सपोर्ट और 1000 युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। और एक बड़ी घटना देखिए, मुंबई में मेट्रोपोल के पास गड्ढे में गिरे 11 लोग, एक युवक की मौत भी हो गई। मुंबई के भांडुप में यह बड़ी घटना देखने को मिली है। खबर है अमृत भारत एक्सप्रेसवे से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें इसी रूट पर चलेगी जो राज्यों के कई शहरों को और सीधे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ेगी। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। अगली किस्त के नियम भी बदल चुके हैं। अब बिना गुणवत्ता जांच के लाभार्थियों को अगली किस्त नहीं मिलेगी और इसके लिए जिलों में तकनीकी टीमें सत्यापन करेगी, ताकि मतलब अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ ना मिले, सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले। इसलिए योगी सरकार ने नया प्लान किया है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधित करा सकेंगे DOB यानी डेट ऑफ बर्थ भी। ARTO कार्यालय भी जाने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन ही ये सुविधा मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म तिथि अपडेट करने की। और उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिली। अब आपके स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने पर भी 30 दिनों तक नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। स्मार्ट मीटर से परेशान बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। माइनस बैलेंस के बाद भी 1 महीने तक आपकी बिजली चलती रहेगी। ऐसा वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाई टेक होगा गन्ना सर्वेक्षण भी। 1 मई 2026 से शुरू होगा डिजिटल सर्वे, सीधे सर्वर पर दर्ज होगा किसानों का डेटा। यूपी के गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने गन्ना सर्वेक्षण नीति 2026-27 भी शुरू कर दिया, जिसके तहत अब डिजिटली लाभ मिलेगा किसानों को इन सभी सेवाओं का। और खबर है विदेशी CEO का विवाद भी सुलझा। अब नीतू शर्मा बनी नोएडा एयरपोर्ट की नई प्रमुख, नई CEO के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए भी 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है यूपी की योगी सरकार। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत आवेदन भी मांगे गए हैं। कारोबारियों व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए 10-10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जाएगा। ऐसा वहीं नोएडा के सभी औद्योगिक सेक्टरों को 4 जोन में बांटा गया। अब 4 जोनल व 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाएंगे शांति। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान के भी 7 जिलों में ब्लैकआउट रहा, 15 मिनट गुल रही बिजली। अजमेर समेत कई जिलों में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। सायरन बजते ही पहुंची रेस्क्यू टीमें भी। बीते दिन पंजाब के साथ ही राजस्थान के भी इन जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। वहीं राजस्थान में बिजली कनेक्शन के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 33 kV तक के कनेक्शन पर नहीं लेनी होगी इंस्पेक्टर की मंजूरी, बल्कि खुद ही सर्टिफाई कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर देखिए, अब एक व्हाट्सएप मैसेज से शुरू होगी रुकी हुई पेंशन। ऑफिस और ई मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पेंशनर्स और स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान होगा। दरअसल राजस्थान में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्टूडेंट की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप से जुड़ी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों या ई मित्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए समाधान साथी नामक एक नए व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की है। तो सिंपली आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, हेलो लिखकर भेजना है और बाकी फिर चैटबॉट के द्वारा पूछी हुई जानकारी साझा करनी है। तो सिस्टम तुरंत बता देगा कि आपकी पेंशन क्यों रुकी हुई है और कैसे वापस आप चालू कर पाएंगे। ऐसा चलिए खबर है मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी 100 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ी है। मुख्यमंत्री बोले कि सप्ताह में 6 दिन होगी अब खरीदी, अब 9 मई तक करा सकेंगे स्लॉट बुकिंग। और मध्य प्रदेश में भी किसानों का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार का नया प्लान PPP मोड पर बनेगी। प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया जाएगा। MP इंदौर में आज निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा और MP इंदौर में डाकघर द्वारा आधार कार्ड संबंधित सेवाओं का विशेष अभियान भी आज 25 अप्रैल को लगने जा रहा है। वहीं खबर है किसानों के लिए लैब को लैंड पर लाई सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विकास के लिए रोडमैप तैयार करें राज्य, केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगा। बीते दिन यूपी लखनऊ में जो ये कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसमें कृषि मंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है। और खबर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों के मर्जर पर यू टर्न लिया। हाई स्कूल तक HP बोर्ड तो 12वीं तक CBSE से संबंध होंगे स्कूल, दोनों सह शिक्षा संस्थान रहेंगे। अब हिमाचल सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। वहीं उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण पर सुनवाई होगी। बार काउंसिल में मनोनयन सीटों पर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद अब BCI सक्रिय हुआ। और खबर है यूपी गाजियाबाद की बदलेगी सूरत, 1500 करोड़ से बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और फ्लाईओवर भी। GDA की तरफ से ये नया मेगा प्लान बनाया गया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए CUET PG के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश
संस्कृत बोर्ड परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हुआ। कन्नौज की सृष्टि दीक्षित 10वीं में तो प्रतापगढ़ के रजनीश यादव 12वीं टॉपर रहे। वहीं यूपी बोर्ड स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई तय की गई है। प्रति प्रश्न पत्र शुल्क 500 रुपए देना होगा। और सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है। यूपी में फॉरेस्ट गार्ड के 708 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। पंजाब में भी 170 वैकेंसी हैं। वहीं यूपी में आरटीई नामांकन पर योगी सरकार सख्त हुई। 25 अप्रैल तक हर हाल में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं सभी स्कूलों को। आरटीई को लेकर ये नया ऑर्डर जारी किया। आज 25 अप्रैल लास्ट डेट है। आरटीई के तहत 100% नामांकन को लेकर सख्ती बरतते हुए अधिकारियों को ये ऑर्डर जारी किया सीएम योगी ने। और खबर है हरियाणा में एचएसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया गया है। अब नया शेड्यूल ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। हरियाणा पुलिस भर्ती में टोटल 5500 कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे ना। और हरियाणा में नीट यूजी के लिए भी 175 सेंटर बनाए गए हैं। 65,000 से ज्यादा स्टूडेंट देंगे एग्जाम। बायोमेट्रिक जांच के लिए 1360 मशीनें भी लगेगी। 3 मई को यह एग्जाम आयोजित होगा। और खेल समाचार पर खबर है आईपीएल क्रिकेट मैच में बेंगलुरु की 5वीं जीत हुई। गुजरात को 5 विकेट से हराया। कोहली ने 81 रन भी बनाए। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा और सिंह राशि वालों को प्रमोशन मिलने के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन देता हूं आज आपको। 1920, 30, 42 या 47 में। विच इज राइट ऑप्शन ABCD? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।